इस 2 टके की लड़की के पास 5,000 भी नहीं है और ये डिजाइनर ड्रेस खरीदने चली है। बुटीक की मालकिन ने रेशम को धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। बारिश में भीगती मासूम रेशम के रूप और हुस्न को देखकर गाड़ी में बैठे मगरूर अरबपति अरहम खानजादा की नीयत बदल गई। उसे गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला, मेरे साथ निकाह कर लो, गाड़ी बंगला दौलत सब तुम्हारी होगी, बदले में मुझे तुम एक बच्चा पैदा करके देना। दुनियावी ख्वाहिशात के आगे रेशम मान गई। रात के अंधेरे में जब अरहम ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और रेशम के कांपते लबों पर अपना हक जताते हुए उसका ब्लाउज सरकाया तो रेशम की नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ी वहां रखी तस्वीर में दुल्हन बनी लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद। हाथ में चंद हजार रुपए लिए वो इस शानदार बुटीक में आ गई थी। फैक्ट्री आते जाते वो हर रोज इस बुटीक को देखती थी। काली चादर में लिपटी पुराने कपड़े पहने इस लड़की को सेल्स गर्ल ने हकारत की निगाह से देखा था। यहाँ आने वाली खवातीन बड़ी बड़ी गाड़ी और महंगे ब्रांड्स कपड़े पर्स लेकर आती थी, जबकि उसका हुलिया ही बता रहा था कि वो किस क्लास से ताल्लुक रखती है। तभी एक सेल्स गर्ल ने दूसरों को इशारा किया। वो दोनों आंखों ही आंखों में उसका मजाक उड़ाने लगी और फिर एक उसके पास चली आई। जी मैम, क्या चाहिए आपको? बताएं आपको कैसा ड्रेस दिखाएं? निहायत महज़बाना अंदाज में कहते हुए रेशम से मुखातिब थी, जो बुरी तरह घबरा गई थी। वो मेरी दोस्त की शादी है तो मुझे कोई सिंपल सा ड्रेस चाहिए। ओके मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे बुटीक का सबसे खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस है। इसको बनाने में पूरा 1 महीना लगा है। ये कैसा लग रहा है आपको? उसने जो रेशम को ड्रेस दिखाया था वो निहायत ही खूबसूरत था। पिंक और हल्के ब्लू कलर का शेड लिए वो ड्रेस आंखों को खेरा कर रहा था। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रेशम की हसरत भरी निगाहें इस ड्रेस पर थी। जी मैम, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और खूबसूरत ड्रेस है जो ग्रीन कलर का है। उसे देखकर तो आप पहली नजर में ही पसंद कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस जिसे बनने में पूरे 3 महीने लगे हैं और उस पर हाथ की बारीकियों का काम किया गया है। देखिए ये कितना हसीन है। सेल्स गर्ल अब इसे गौर से देख रही थी, जिसके हाथ में सिर्फ चंद हजार रुपए थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। चादर का पल्लू पकड़े वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। सेल्स गर्ल ने इसे 3-4 ड्रेस और भी दिखाए। हर लिबास ही एक से बढ़कर एक था। रेशम ने एक ड्रेस की कीमत पूछी तो सेल्स गर्ल ने 4 लाख बताई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये एक ड्रेस सिर्फ 4 लाख का होगा। बताएं मैम, आपको कौन सा ड्रेस पसंद आया? मैं आपके लिए पैक करवा देती हूँ। वो अच्छी तरह जान गई थी कि इस लड़की के पास इतने पैसे कभी हो ही नहीं सकते। तभी उसने फौरन अपनी मैडम को आवाज दी थी, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? रेशम की आवाज बड़ी बोझल भी थी। सॉरी मैम, आज डिस्काउंट नहीं है। हाँ, साल के लास्ट मंथ में हम 50% ऑफ देते हैं, लेकिन अभी नहीं है। अभी ड्रेस आपको 4 लाख का ही मिलेगा। बताएं, पैक करवा दूं? वो रेशम को सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी वो झिझकते हुए कहने लगी, पर मैं तो सिर्फ चंद हजार रुपए ही लेकर आई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये ड्रेस इतना महंगा होगा। ये सुनते ही सेल्स गर्ल ने उसे कड़ी निगाहों से देखा था। जब आपको मालूम था कि ये बुटीक आपकी पहुंच से दूर है, यहाँ से ड्रेस नहीं खरीद सकती, तो आपको मेरा और अपना टाइम जाया करने की क्या जरूरत थी? वो गुस्से से उसे कह रही थी। थोड़ी देर बाद बुटीक की मालकिन भी चली आई। क्या हुआ तहमीना, कोई मसला हो गया है ड्रेस में? वो हैरत से अपनी मुलाजमत से पूछ रही थी। तभी वो गुस्से से कहने लगी, देखिए ना मैडम, 1 घंटे से मैंने ड्रेस पर ड्रेस दिखाई जा रही हूँ और जब खरीदने का वक्त हुआ तो ये कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब इनकी इतनी औकात नहीं थी तो फिर इतने महंगे डिजाइनर बुटीक में ये क्या लेने आती हैं? मालकिन ने उसे हकारत भरी नजरों से देखा था। जाओ बीबी, यहाँ से निकलो और दोबारा यहाँ मुंह उठाकर मत चली आना। यहाँ एक आम से आम सूट की कीमत भी 3 लाख से कम नहीं है और चली आई हो चंद हजार रुपए हाथों में पकड़ के। अपनी औकात देखा करो, फिर किसी डिजाइनर बुटीक में दाखिल हुआ करो। किसी के पास इतना फजूल वक्त नहीं होता। मालकिन उसे बकायदा हाथ से धक्का देने की कोशिश की तो वह लड़खड़ाकर गिरने वाली हो गई, लेकिन पीछे खड़े अरहम खानजादा ने उसे पलक झपकते में थाम लिया था। वो जो शदीद बेइज्जती और जिल्लत के एहसास से नजरें भी ना उठा पा रही थी।
आंखों में आंसू इस कदर थे कि सामने खड़े शख्स को भी न देख सकी, जो अब इस बुटीक की मालकिन और इस सेल्स गर्ल को खरी खरी सुना रहा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी भी इंसान से इस तरीके से बात करते हुए। ये एक दुकान है, हाँ आकर कोई भी इंसान कपड़े देख सकता है। अगर उनकी खरीदने की पहुंच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें इस तरीके से जलील किया जाए। तभी फौरन ही बुटीक की मालकिन कहने लगी, सर प्लीज माफ करें, लेकिन आप देखें तो सही, ये लड़की कब से हमारा टाइम ज़ाया कर रही है, जबकि मालूम है कि इस बुटीक के ड्रेस कितने महंगे हैं। अब बुटीक की मालकिन के लहजे में बला की तासीर थी, क्योंकि सामने खड़ा कोई और शख्स नहीं बल्कि शहर का जाना माना बहुत बड़ा बिजनेसमैन अरहम खानजादा था। वो अपनी बिस्तर पर पड़ी मजूर बीवी के लिए यहाँ का सबसे खूबसूरत ड्रेस खरीदने आया था, लेकिन इस लड़की ने उसे छुपा दिया जो निहायत ही मासूम और खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, सफ़ेद गोरी चिट्टी रंगत, ये साफ बता रही थी वो किस खूबसूरत मगर गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अपनी हसरतें पूरी करने के लिए शायद वो इस महंगे बुटीक में आई थी, जहाँ से जलील होकर मालकिन उसे निकाल रही थी। लेकिन अरहम खानजादा उसे कहने लगा, जो भी ड्रेस खरीदने का आपका दिल चाह रहा है आप खरीद सकती हैं, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। रेशम ने नफी में सर हिलाया था। वो आंखों में नमी लिए पलट गई थी। वो सड़क किनारे रोती आंखों से रिक्शे का इंतजार कर रही थी। बारिश भी तेज हो रही थी, मौसम तो पहले ही खतरनाक था। बावजूद अम्मा ने उसे मना किया था, लेकिन वो फिर भी यहाँ चली आई थी और जिल्लत उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। लेकिन अरहम खानजादा वही ड्रेस खरीद चुका था जो इसे पसंद आया था, जिसकी कीमत वो पूछ रही थी। 4 लाख रुपए अदा करके वो इस खूबसूरत लिबास को बाहर ले आया था। तभी वो इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आप सुनो लड़की, ये लो अपना सूट। वह हैरत से पलटी थी। आपने इसे खरीद लिया? वह हैरान थी। तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए। कोई बात नहीं। उसे जबरदस्ती रेशम के हाथ पे वो ड्रेस थमाना चाहा तो वो पीछे हट गई। नहीं नहीं, अम्मा कहती हैं अजनबियों से तोहफे नहीं लेने चाहिए। यह सुनकर वो हंस दिया। ये बात आप गाड़ी में बैठकर कीजिएगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश है, ना सिर्फ आपके कपड़े बल्कि मेरे कपड़े भीग जाएंगे, और ये सूट जो आपकी पसंद है ये भी खराब हो जाएगा। जो भी है तोहफे की कदर करनी चाहिए। और अरहम खानजादा के लहजे में कुछ ऐसी नरमी थी कि वह ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। तभी झिझकते हुए बारिश से बचने के लिए वो इसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। एकदम ही उसकी चादर चेहरे से हट गई थी और अब उसके चेहरे की खूबसूरती अरहम खानजादा के सामने थी। वो ना सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी सफ़ेद रंगत की वजह से खूबसूरत थी, बल्कि उसके गुलाबी होंठ, लंबी खड़ी नाक, गोया उसे खुदा ने फुर्सत से तख्लीक किया था। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था, जबकि वो अरहम खानजादा की निगाहें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर रही थी। ये पहली बार उसके साथ नहीं होता था, बल्कि देखने वाला उसे यूं ही गौर से देखता, क्योंकि वो थी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत कि नजरें हटाने का दिल नहीं चाहता था। लेकिन उसका नसीब बड़ा ही खोटा निकला था। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही गरीब। लेकिन हसरत ये थी कि मनहूस खत्म होने का नाम भी नहीं लेती थी। जब उसकी सहेली कहती, अरे रेशम, लगता है तू तो किसी महल में राज करेगी, देख कितनी खूबसूरत है तू। उनकी बातों पर वो हंसती, सच में ही अपने आप को किसी महल की शहजादी समझने लगती। लेकिन जब अम्मा अब्बा की कड़ी आवाज उसकी कानों में गूंजती तो वो इसी माहौल में वापस आ जाती। वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री में हर दिन किसी न किसी शख्स की तरफ से उसे दोस्ती की दरख्वास्त आती, लेकिन वो सख्त बेजार हो चुकी थी। वो इस गुर्बत ज़दा माहौल से बहुत दूर जाना चाहती थी। जब एक दिन अम्मा कपड़े सी रही थी तो वो किसी बंगले की मालकिन के थे। उसने अम्मा से चोरी छुपे वो कपड़े पहन कर देखे। गहरे लाल रंग के सूट में उसकी खूबसूरती इस कदर नुमाया थी कि अम्मा उसे देखकर खामोश हो गई। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? सच सच बताना, वो इटला कर पूछ रही थी तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। काश तेरा नसीब भी तेरी तरह खूबसूरत हो। अम्मा की बात पर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। न जाने कब से उसका दिल चाह रहा था कि इस डिजाइनर बुटीक से एक सूट खरीदे। तभी तो उसने कमेटी डालकर बामुश्किल 15,000 रुपए जमा किए थे। वो सोचने लगी कि ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक का सूट होगा जिसे वो बासानी खरीद लेगी, लेकिन वो डिजाइनर बुटीक उसकी पहुंच से बहुत दूर था। तभी तो आज मालिक ने उसे भर के देखकर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने बैठा शख्स जिसने चुटकियों में
اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ یقیناً وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہوگا۔ وہ سر جھکائے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، تبھی جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ پلیز مجھے گھر تک چھوڑ دیجیے، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ یہ سن کر مسکرا کر کہنے لگا، ویسے آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں؟ اتنی غیر معمولی خوبصورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا، تبھی ہاتھ پاؤں میں لرزش سی پیدا ہو گئی۔ یہی تو وہ سپنے تھے جو وہ رات دن دیکھتی تھی کہ کوئی بڑی سی گاڑی میں آئے گا ایسا شخص جو اس کے سارے خواب، ساری خواہشیں پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ کیا اللہ نے اس کی وہ دعا قبول کر لی ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ اس کا دلایا ہوا وہ ڈیزائنر ڈریس ریشم کی گود میں رکھا تھا، جو بہت ہی حسین تھا، اتنا خوبصورت کہ جو بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اسے پہن کر وہ کتنی حسین لگے گی، یہی سوچ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ارحم خانزادہ نے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اسے اتار دیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ لڑکی کسی چھوٹے محلے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہاں پر رہنے والے سارے ہی لوگ غریب مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ ریشم کو گاڑی سے اترنے کے باوجود ارحم خانزادہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ریشم گھر پہنچی تو اماں پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ کچھ ہوش بھی ہے تجھے؟ اگر تیرا ابا گھر آ جاتا تو مجھے دفن کر دیتا۔ اماں کی پیشانی پر وہ منہ بنا کر کہنے لگی، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی، بتا کر گئی تھی کہ میں کپڑے لینے جا رہی ہوں، اور یہ دیکھیں میں کتنا خوبصورت سوٹ لے کر آئی ہوں۔ اس نے مٹھی میں دبائے ہوئے پیسے اپنے گریبان میں چھپا لیے تھے، ورنہ اماں یہ بھی لے لیتی۔ اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت سوٹ تو انہوں نے بھی آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کتنے کا ہے یہ سوٹ؟ اماں اس سے حسرت سے پوچھ رہی تھی تو دل ہی دل میں ہنسی۔ اگر اماں کو اس کی اصل قیمت بتا دیتی تو وہ تو وہیں ہارٹ اٹیک سے گر جاتی، اس لیے وہ ہنسی دبا کر کہنے لگی، اماں یہ سوٹ 10,000 کا ہے۔ یہ سن کر غصے سے کہنے لگی، ہوش میں تو ہے تمہارانی؟ 10,000 کا سوٹ پہنے گی، 3-4 کپڑے لے آتی، گرمیاں بھی صحیح سے گزر جاتی۔ نہیں بھائی، تجھے تو 10,000 کا سوٹ پہننا ہے اپنی سہیلی کی شادی میں۔ اماں اسے کھری کھری سنا رہی تھی، جبکہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اماں کو یہ سوٹ 10,000 میں بھی مہنگا لگ رہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی یہ پورے 4 لاکھ کا سوٹ تھا۔ وہ اسے دلانے والا وہ امیر کبیر بزنس مین جو فرشتہ بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا، اس کی عزت اور وقار بچانے کے لیے، ورنہ وہ بوتیک کی گھمنڈی مالکن اسے کیسے ذلیل کر کے وہاں سے نکال رہی تھی، کیسے ہیرو کی اتنا انٹری ماری تھی اس نے۔ وہ رات گئے تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے گلابی لب مسکرا رہے تھے، جبکہ نیلی آنکھیں ابھی سے اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ریشم کو پورا یقین تھا وہ ایک بار پھر اس سے ضرور ملنے آئے گا، اور ایسا بہت جلد ہو گیا تھا۔ اس دن وہ شام کے 5 بجے فیکٹری سے واپس آ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی چادر لیے وہ ہمیشہ چہرہ چھپا کر سڑک کنارے چلتی، کیونکہ اسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ ڈر گئی تھی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو گاڑی کے سیاہ شیشے سے نظر آنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ۔ ریشم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز، اونچا لمبا اوور کوٹ پہنے وہ گاڑی سے اتر کر سامنے آیا تھا۔ یقین کریں، ایک بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو دوبارہ ملنے کا دل چاہا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے تحفے کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ہیں ہی اتنی اچھی اور معصوم کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار آپ سے باتیں کروں۔ آپ تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ ریشم کی نیلی آنکھیں تو جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی طرف دیکھا۔ عام دنوں کی نسبتاً آج وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ سادہ کپڑے تھے لیکن صاف ستھرے، پاؤں میں پہنی ہوئی کالی چپل جو اس کے پیروں کی خوبصورتی اور واضح کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارم نے اس کے بیٹھ جانے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کسی چھوٹے ریسٹورنٹ میں جانے کا، جہاں پر بیٹھ کر وہ اسے خاص بات کر سکے۔ آج وہ پوری پلاننگ کر کے آیا تھا، اور اس بات سے ریشم ناواقف تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا یہ امیرزادہ مجھے یہ کہے گا کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو،
वो अपने ही ख्यालों में मगन थी। रेस्टोरेंट का माहौल अजीब पुरस्रार सा था। थोड़ी देर बाद वेटर उनके सामने मेन्यू कार्ड लेकर आ गया था। आज आप अपनी पसंद की डिशेस मंगवाएं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। अरम खानजादा ने अपनी नरम मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसकी पसंद के हिसाब से अंदाजा लगाते हुए अरम ने ही खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना आने के बाद वो रेशम की तरफ देखते हुए कहने लगा, दरअसल आपसे मुलाकात की एक वजह भी है। आप बहुत अच्छी और मासूम लड़की हैं। मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास लड़कियों की कितनी हसरतें होती हैं जो वो अपने अंदर ही अंदर दफन कर लेती हैं, लेकिन क्या आप ऐसा चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, आपके सारे ख्वाब पूरे हों? ऐसी ख्वाहिशें तो हर इंसान के दिल में होती हैं, यकीनन आपकी भी होंगी। अब वो गौर से रेशम की तरफ देख रहा था, तभी वो उदास लहजे में कहने लगी, साहब जी, ये सिर्फ ख्वाब और ख्वाहिशें होती हैं जो इंसान के अंदर पलती रहती हैं, ये जानते हुए भी कि कभी ये पूरी नहीं हो सकती। हम जैसी छोटे घराने की लड़कियां सिर्फ ख्वाब देख सकती हैं। और हम उसे देखकर मुस्कुराया था। वैसे मैं आपका खूबसूरत सा नाम पूछ सकता हूँ? रेशम मुस्कुराकर उसे अपना नाम बताने लगी, जिसे सुनकर वो कहने लगा, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। दरअसल मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। घर, बंगला, गाड़ी, जो भी आपको चाहिए वो मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपसे भी कुछ चाहिए। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब वो इसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि रेशम का दिल धक धक कर रहा था कि आखिर इस गरीब लड़की से इस अमीरजादे को क्या चाहिए। उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो हैरत से उसे देख रही थी। लेकिन साहब जी, मैं तो एक गरीब घराने से हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। और हम उसकी मासूम बात सुनकर मुस्कुराया था। आपको मुझे देने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन रेशम के जहन में अचानक ही धमाका हुआ था। वो बेख्तियार ही अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, जहां से उसकी सफेद गर्दन और बड़ा बड़ा फिगर साफ दिखाई दे रहा था कि अमीरजादा मुझसे जिस्मानी कुर्बत की ख्वाहिश रखता है। मैं तो इसे बड़ा शरीफ समझी थी, लेकिन ये तो बड़ा ही बदकिरदार निकला। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन अरहम की अगली बात ने उसे चौंका दिया था, जब वो कहने लगा, दरअसल मैं एक शादीशुदा हूँ। इसकी इस बात पर रेशम के सारे ख्वाब लम्हा भर में चकनाचूर हो गए थे। उसके ख्वाबों का ताजमहल लम्हे भर में जमीन बोस हो गया। अरहम अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि मैं पिछले 5 सालों से कितनी अजियत में हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। अभी 2 साल ही हुए थे कि अचानक मेरी बीवी और मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसका नाम जरताशा है। वो भी एक हसीन दिलकश लड़की थी, लेकिन इस एक्सीडेंट ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि एक्सीडेंट की वजह से अब जरताशा कभी मां नहीं बन सकती, वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर की मोहताज होकर रह गई है। मेरी माँ, जिसकी आंखों में मेरा बच्चा देखने की ख्वाहिश है, और मेरी बीवी जो अपने पैरों पर चलना चाहती है, लेकिन 3 सालों से वो बिस्तर पर है। और मेरे अंदर का मर्द मुकम्मल तौर पर मर चुका है। लेकिन मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपसे एक बच्चा चाहता हूँ। अगर आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो बदले में आप मुझसे जो कहेंगी वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। आप जिस चीज़ पर हाथ लगाएंगी, जो मुआहदा करेंगी, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। बस मुझे आपके वजूद से एक बच्चा चाहिए। अरहम खानजादा ने अब अपने सारे मामलात खुलकर बता दिए थे। रेशम दम साधे उसे देख रही थी। वो बिल्कुल खामोश थी। उसने खाना खाना भी छोड़ दिया था। ये जानकर उसे बहुत सदमा लगा था कि अरहम खानजादा, जिसने उसके दिल की दहलीज पर दस्तक दी थी, वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो इसे अपने बनाने की ख्वाहिश रखता है सिर्फ बच्चे की खातिर। वो बहुत कुछ सोच रही थी। एक तरफ उसकी आसाइशों भरी जिंदगी की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि बच्चा हो जाने के बाद सामने बैठा ये अमीरजादा उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन सारी हसरतें, सारी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएंगी। उसके चेहरे पर सोच की परछाई देखकर अरहम खानजादा कहने लगा, आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तभी वो हाथ मसलते हुए हसरत ज़दा लहजे में कहने लगी, आपको मुझसे बच्चा चाहिए तो क्या ये सब बिना शादी के होगा? उसकी नीली आंखों में कुछ था ऐसा जैसे देखकर अरहम चौंक गया था।
तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये आपकी ख्वाहिश पर मुनहसर है। अगर आप चाहती हैं कि मैं निकाह करके आपके करीब आऊं तो मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बच्चा हो जाने के बाद मैं आपको तलाक दे दूंगा और ये निकाह बिल्कुल खुफिया होगा। दूसरी बात, हाँ, आपके वालिदैन इस निकाह में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से एक लड़की रुखसत होकर अपने घर से जाती है, उस तरह मैं भी आपको रुखसत करवा कर या अपने साथ लेकर जाऊंगा। और हम बहुत नरमी से और धीरे धीरे अपनी सारी बात समझा रहा था। सामने बैठी लड़की तकरीबन उससे 10-12 साल छोटी थी, लेकिन बला की खूबसूरत, तकरीबन 20-21 साल की, जबकि अरहम एक मेच्योर उम्र का मर्द था। वो 32 साल का एक खूबसूरत मर्द था जिसकी ख्वाहिश किसी लड़की की भी हो सकती है, लेकिन वो इस लड़की को बहुत पहले अपना चुका था। जरताशा, उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, जो आज बिस्तर की मरीज बनकर रह गई थी, वो अब अपनी पुरसोच निगाहें उस लड़की के चेहरे पर टिकाए बैठा था, जो झिझकते हुए कहने लगी, मुझे आपकी बात मंजूर है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत जल्द आऊँगा आपके घर आपसे निकाह की बात करने के लिए, लेकिन आप अपने वालिदैन को पहले ही सब कुछ समझा दीजिएगा और राज़ी भी कर लीजिएगा ताकि इस काम में ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि मेरी अम्मू जान बीमार रहती हैं। मैं चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी की सारी हसरतें इस बच्चे की सूरत में पूरी कर दूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गई। रेशम ने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन कोई नहीं जान सकता था कि वो ऊंचा लंबा मर्द अब रेशम के दिल की धड़कन बन गया था। कुछ लम्हे ही सही वो इसकी कुर्बत में गुजारना चाहती थी, बिना किसी लालच और हफस के। बहुत शानदार मर्द उसके दिल की दुनिया का बासी बन गया था, और ये फैसला करके उसे जरा भी रंज नहीं हो रहा था कि वह जल्द उसके निकाह में आने वाली है। कुछ दिनों के लिए सही से वो इसकी जिंदगी का साथी बनने वाला है। वो जल्ले पैर की तरह चक्कर काट रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा को अरहम खानजादा के बारे में कैसे बताए। बहुत जल्द वो इसका हाथ मांगने आने वाला है। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम था। अम्मा अब्बा से खुद ही बात कर लेगी, पहले उनसे बात करना जरूरी है। अम्मा, वो कोई मेरा रिश्ता लेकर आना चाहता है। उसने जैसे धमाका किया था। अम्मा हैरान रह गई। कौन है वो? क्या अपनी जात बरादरी का है? उनका पहला सवाल यही था। रेशम ने नफी में सर हिला दिया। नहीं अम्मा, वो बहुत बड़ा रईस बिजनेसमैन है। उसने पहली नजर में मुझे पसंद किया था, और तू जानती है वो डिजाइनर ड्रेस भी उसने मुझे दिलाया था। पूरे 4 लाख का था, जिसे तू 10,000 का समझ रही है। रेशम ने अब खुलकर बता दिया था। क्या बहुत अमीर है? अब अम्मा की भी आंखें चमकने लगी, जिसे उनकी भी हसरतें पूरी होने वाली हैं। रेशम ने हाँ में सर हिला दिया था। हाँ अम्मा, अगर मैंने उससे निकाह कर लिया तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। आप अब्बा से बात कर लेना। अम्मा अब्बा को भला इसके फैसले से क्या एतराज हो सकता था? ऊंचे अमीर घराने से रिश्ता आ रहा था, जात बरादरी का क्या लेना देना था। अगले 2 दिन बाद ही अरहम खानजादा अपनी बड़ी शानदार गाड़ी में इस गरीब खाने में पहुंच गया था। जिस तरह उसकी बीवी और उसकी माँ इस निकाह से बेखबर थी, उसी तरह रेशम के भोले माँ बाप भी इस बात से बेखबर थे कि उनकी बेटी ने ये निकाह सिर्फ एक मुआहदे की वजह से किया है। वो इसे रुखसत करवा कर अपने साथ ले जा रहा था। निकाह हो चुका था, अब देर किस बात की थी। निकाह करके वो सीधा उसे अपने फार्म हाउस पे ले आया। ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। कोई भी लड़की इतनी आसानी से उसे अपना बच्चा देने को तैयार नहीं होती, भले वो इसके आगे आसाइशात या दौलत का ढेर लगा देता। लेकिन ये लड़की इतनी आसानी और जल्दी से मान जाएगी, उसे अंदाजा ही नहीं था। आज भी जो लहंगा, भारी और जेवरात उसने पहन रखे थे, वो सब अरहम खानजादा ने खरीद कर दिए थे, जिसमें उसका चांदनी जैसा वजूद और भी चमक रहा था। उसके वजूद की दिलकशी टूट कर बाहर आ रही थी, जबकि वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि कोई मर्द उस पर अपनी शुद्धतें लुटाने वाला था। उसकी हथेलियों में पसीने आ रहे थे। काश ये एक ऐसी शादी होती जिसमें वो जी भरकर खुश हो जाती कि उसे अपनी जिंदगी का साथी, अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। लेकिन ये आधी अधूरी हसरतें थी, जैसे ही बच्चा होगा अरहम खानजादा उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा। वो इस खाली फार्म हाउस में बहुत खौफ महसूस कर रही थी। अरहम उसे कमरे में छोड़कर चला गया था। बड़ा ख्वाबनाक सा माहौल था। धीमी सी लाइट जल रही थी। कमरे में थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला था।
وہ ابھی تک دلہن کے لباس میں بیٹھ کے کنارے پر ٹکی تھی اور اس کی نیلی آنکھیں زمین کو کھوج رہی تھی۔ ارم اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کو دھوکہ دینا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن بچے کی خاطر اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ زرتاشہ کی تو اتنی خواہش نہیں تھی، لیکن امو جان وہ پچھلے 5-6 مہینے سے اسے سخت ناراض تھی۔ ان کی خواہش پوری کرنا اس کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا۔ تبھی وہ ریشم کے قریب چلا آیا۔ میرا خیال ہے کہ وقت ضائع کیے بنا ہمیں وہ سب کرنا چاہیے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس کی گہری نگاہیں ریشم کے وجود پر تھی جو سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ جی، ہاتھ مسلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ کپڑے تبدیل کر لوں؟ کیوں؟ ان کپڑوں میں کیا برائی ہے؟ ارم نے اس کی نازک پتلی کمر کے گرد اپنے بازو کا گھیراؤ کر کے خود سے قریب کر لیا تھا۔ وہ بہکنے لگا جیسے اتنے دنوں بعد کسی عورت کی قربت میسر آ رہی تھی، ورنہ جب سے زرتاشہ بیڈ پہ آئی تھی کسی بھی عورت کو چھونا اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ ریشم یہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس وقت ارم اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس امیر زادے کے لیے خود کو مدہوش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ابھی ڈرنک کر کے آیا تھا، لیکن ریشم جسے آج سے پہلے کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، وہ اس کی قربت سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے جنونی لمس پر وہ دیوار سے چپک گئی۔ آپ پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں یہ ڈریس چینج کر لوں۔ لیکن ارم نے اس کی ایک نہ سنی۔ ارم کے منہ سے اٹھ کر آنے والی بدبو نے اتنا تو ریشم کو بتا دیا تھا کہ اس نے اس وقت کچھ پی رکھا ہے، جس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہے۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ وہ خواب جو اس نے دیکھ رکھے تھے کہ شادی کے بعد شوہر پیار محبت کی باتیں کرے گا، اسے منہ دکھائی دے گا اور پھر بڑی محبت کے ساتھ اس رات کا آغاز ہوگا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ارم خانزادہ مدہوش سا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا اور پھر دھیرے دھیرے اپنی شدتیں اس کی گردن پر نچھاور کرنے لگا، مگر جیسے اسے سسکیاں سنائی دی تو وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ریشم بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ارم ایک پل کو چونک چکا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کا سارا نشہ چٹکی میں غائب ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکا کھا کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مگر ریشم اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خوف کے مارے اس سے رونا نہ روکا گیا۔ ارم کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر شرمندہ ہونے لگا۔ اپنی امو جان اور زرتاشہ سے جو ہوا تھا اس قدر اس پر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے سارے جذبات کو تہس نہس کر چکا تھا۔ ارم اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا کر بولا کہ ریلیکس، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے شاید تم پر ایک دم سے یوں حاوی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا۔ تم یہاں بیٹھو، پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس پھر اس کے منہ سے لگانے لگا۔ روتے ہوئے اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر کر سامنے آنے لگا تھا۔ جو دلہن بنی کافی حسین لگ رہی تھی۔ چولی کا ڈیپ گلا اس کے اتار چڑھاؤ واضح کر رہا تھا، مگر بڑی مشکل سے ارم خانزادہ نے اپنے جذبات پر قابو پائے رکھا۔ ارم اسے کہنے لگا کہ جاؤ چینج کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جھٹ سے بھاگ کر واش روم گئی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ کھڑے ہو کر روئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ساتھ زبردستی ہونے والا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی ارم خانزادہ کسی اور کا ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف اپنے مفاد اور مطلب کے لیے اس نے ریشم سے شادی کی ہے۔ وہ ہلکے سے گلابی رنگ کے ٹراؤزر اور قمیض پہن کر دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے باہر نکلی تھی۔ میک اپ سے چہرہ دھلنے کے بعد مزید نکھر چکا تھا۔ ارم بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، آ جاؤ، سو جاؤ، آج رات میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن پلیز یہ رونا دھونا مت شروع کر دیا کرو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی یا زیادتی کر دی ہے۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر کروٹ بدل کر فوراً کمفرٹر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ پوری رات دل دھڑکتا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ارم خانزادہ اس کے لیے خود ناشتہ بنا کر لایا تھا۔ خود وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ اس نے کیسے ارم کو انکار کیا تھا۔ ناشتہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ ارم اسے چپ دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں کچھ اور کھانا ہے؟ ایکچولی میڈ دوپہر تک آ جائے گی، پھر تمہیں جو کھانا ہوا تم وہ بنوا لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ سوری۔
अरम हैरत से उसे देखने लगा। कहने लगा, किस बात की सॉरी? वो कहने लगी, कल रात मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। वो रात हर शोहर के लिए यादगार होती है। वो अपनी बीवी से अपना हक वसूल करता है, लेकिन एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे रोना आ गया और फिर मैंने आपको अपने करीब आने ही नहीं दिया। अरहम, जिसके जज्बात कई सालों से सोए हुए थे, उसे यूं मासूमियत भरे अंदाज में बोलता देखकर वो एक गहरी सांस खारिज कर गया। कहने लगा, कोई बात नहीं, बस मैं जल्द अज जल्द अपनी शुद्धतें तुम्हारे वजूद पर अंडेल कर तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ, और ये मैं ही जानता हूँ कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। कल रात में ड्रिंक करके आया था, क्योंकि मैं जरदाशा के अलावा किसी भी और औरत के करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे करीब आना भी मेरी मजबूरी है, मुझे भी इस हकीकत को अपनाने में वक्त लग जाएगा। ये कहकर वो उठ चुका था, क्योंकि इसे अब अपनी हवेली वापस जाना था। जरदाशा और अम्मू जान के पास बेड पर बैठी हुई रेशम की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इसने जिस शख्स को दिल से चाहा था वो इसके करीब आ भी रहा था, तो जबरदस्ती, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, जबकि उसके दिल में तो अभी तक जरदाशा ही थी। वो कितनी ही देर फूट फूट कर रोती रही, और फिर आराम खानजादा के हाथ का बना नाश्ता करने के बाद वो बाहर निकल आई। फार्म हाउस काफी बड़ा था। आज से पहले उसने ये घर सिर्फ फिल्म ड्रामों में ही देखा था। वो खुद को यहाँ की महारानी समझने लगी थी, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। ये सोच कर ही वो उदास हो जाती। आगे बेटा, मैंने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ है मेरी बहू, बताओ मुझे। क्या गाड़ी में है? मैं खुद जाकर ले आऊं उसे। अम्मू जान ने जब उसे अचानक आते हुए देखा तो खुशी से निहाल होती हुई उसे सवाल पर सवार करने लगी थी। वो आगे बढ़कर अम्मू जान का माथा चूम कर कहने लगा, अम्मू जान रिलैक्स, वो नहीं आई मेरे साथ। एक गहरी सांस खारिज करके बोला। अम्मू जान का चेहरा उतर गया। माथे पर बल डालकर कहने लगी, लो भला, ये क्या बात हुई? तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को उसके मैके छोड़ आए हो? यहाँ लाओगे, हाँ अपने साथ रखोगे, तभी तो मुझे खुशी का मुंह देखने का मौका मिलेगा। पता नहीं कब तक मैं तरसती रहूंगी। जाओ और अभी के अभी जाकर मेरी बहू को इस घर में लेकर आओ। मगर अरहम उनका हाथ पकड़कर कहने लगा कि आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ना अम्मू जान। मैं उससे शादी कर चुका हूँ, उसे फार्म हाउस पे रखा है। मैं नहीं चाहता वो इस घर में आए। भले जरदाशा ने मुझे दूसरा निकाह करने की इजाजत दे दी है, लेकिन है तो वो एक औरत, और एक औरत कभी भी अपने शोहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो शादी मेरी मजबूरी है। मुझे इस लड़की से औलाद पैदा करवानी है, जिसके लिए मेरा उसके करीब जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और शायद जरदाशा अपनी आंखों के सामने ये सब बर्दाश्त न कर सके। मैं उसे किसी भी तरह कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अरहम की बातें सुनकर अम्मू जान के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, जब से तुमने उससे शादी की है, तुमने हमेशा उसकी मर्जी को ही खातिर में रखा। इतनी अच्छी लड़कियों के रिश्ते दिखाए थे तुम्हें, लेकिन तुमने उसे चुना। 3 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई है, न हिलती है, न जुलती है, न कोई बात करती है। इन 3 सालों में एक बार भी उसने मुझे नहीं बुलाया। मुझे लगता है जैसे मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, दीवारों से बातें करती हूँ। 2 साल पहले जब ये अपने पैरों पर ठीक ठाक चलती थी, तब भी ये कौन सा मुझे घास डालती थी। उसका बस नहीं चलता था कि मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दे। बस मुझे नहीं पता, जल्द से जल्द मुझे नई बहू इस घर में चाहिए। अम्मू जान की बात सुनकर वो खामोश हो गया, और फिर जैसे तैसे इन्हें समझाते हुए सीधा अपने कमरे में चलाया, जहाँ पर जरदाशा बेड पर नींदराज बैठी थी। वो जानती थी अरहम ने दूसरी शादी कर ली है और गुज़श्ता रात वो फार्म हाउस में गुजार कर आया है। वो जैसे ही अरहम कमरे में दाखिल हुआ तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, फिर कैसी गुजरी कल की रात? यकीनन तुमने रात यादगार बनाई होगी। लेकिन अरहम उसके पास आकर उसका माथा चूम गया। कहने लगा, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इजाजत से मैंने ये निकाह किया। अम्मू जान को औलाद चाहिए और बस इस औलाद की तकमील के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। रही बात सुकून की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ मिलता है। जरदाशा, तुम्हारे अलावा मैं कहीं और सुकून सोच ही नहीं सकता। यह कहकर वह इसके गाल पर झुककर अपने लब रच चुका था। जरदाशा फीका सा मुस्कुराई थी। जैसे ही वो ऑफिस से वापस घर लौटा तो अम्मू जान उसे देखकर कहने लगी, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पास, वो अकेली होगी। अरहम ने जब घड़ी पर वक्त देखा तो घड़ी रात के 10 बजा रही थी। वो फार्म हाउस के लिए निकल चुका था। सुबह नाश्ते के बाद रेशम ने कुछ खाया ही नहीं था। उसे कुछ लग ही नहीं रहा था।
یہی سوچ کر وہ ارحم کا انتظار کر رہی تھی کہ ارحم آئے گا تو اس کے ساتھ ہی کھانا کھائے گی۔ جب ارحم لاؤنج میں داخل ہوا تو صوفے پر گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ارحم کو دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ ارحم نے اس کی حالت دیکھی تو وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا تم مجھے کافی کمزور لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً کہنے لگی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا تھا دن میں آئیں گے، ہم مل کر کھانا کھائیں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ ارحم کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے دن میں کھانا نہیں کھایا اور اب نہ ڈنر کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی نہیں، میں بس آپ کا ویٹ کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ وہ دل فریب سے مسکراہٹ سجا کر بولی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ارحم کا دماغ غصے سے گھوم چکا تھا۔ وہ زرتاشا کو ایک طرح سے روتا چھوڑ کر آیا تھا اور یہاں اس لڑکی کی معصومانہ حرکتیں سے غصہ دلا چکی تھی۔ مارے غصے کے وہ کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم صرف کانٹریکٹ میرج پر میری زندگی میں آئی ہو، اگر میں چاہتا تو بغیر شادی کے بھی تمہارے ساتھ تعلق قائم کر لیتا، لیکن صرف اور صرف اپنے بچے کو جائز کرنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری من چاہی بیوی اور من پسند بیوی ہو جو میرے ساتھ کھانا کھائے گی اور میں اس کی خاطر بھوکا بیٹھا رہوں گا؟ حالت دیکھو اپنی، چہرہ اترا ہوا ہے تمہارا، کھاؤ گی پیو گی نہیں تو جلد سے جلد پریگننٹ کیسے ہو سکو گی تم؟ میرا انتظار کرنے کا حق صرف میری بیوی کو ہے اور تم صرف چند روز کے لیے میری زندگی میں آئی ہو، سمجھی تم؟ ارحم خانزادہ کے الفاظ اندر تک ریشم کی روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ ایک دم سے اسے اپنی اوقات یاد آ چکی تھی، وہ تو ارحم خانزادہ کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی جی صاحب جی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی، سارے جذبات سارے احساسات گویا مر چکے تھے۔ دن کا بنا کھانا پڑا تھا جسے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ آج ارحم خانزادہ کا موڈ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ کمرے میں گئی تو ارحم اسے دیکھنے لگا، اسے اس لڑکی کے لیے کوئی بھی جذبات محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ جاؤ اپنا حلیات درست کر کے آؤ، الماری میں نائٹی پڑی ہے ریڈ کلر کی، وہ پہن کر آؤ، مجھ پر اپنے جلوے دکھاؤ تاکہ میں تم پر فدا ہو جاؤں اور پھر تمہارے ساتھ آج کی رات یادگار بناؤں۔ ارحم خانزادہ کا حکم سنتے ہی وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، ریڈ کلر کی نائٹی لے کر واش روم میں گھس گئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ نائٹی پہن لی تھی۔ لیکن جب خود کو اس نے آئینے میں دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس نائٹی میں بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن خوف کے مارے اس کا وجود کانپ بھی رہا تھا۔ آج وہ ارحم کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ مزید ناراض ہو جاتا۔ وہ ڈرتے ڈرتے جیسے واش روم سے باہر آئی تو ارحم خانزادہ ایک پل کو اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا اور پھر خود پر حاوی کر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلنے لگی تھی اور ریشم کا سارا خوف بھی ختم ہونے لگا تھا۔ وہ بڑے پیار اور نرمی کے ساتھ اس پر شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے نرم تو کبھی تیز درد کی ٹھیس ریشم کے وجود میں اٹھنے لگی، لیکن وہ چپ چاپ ارحم کا ساتھ دے رہی تھی، اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی یادگار ترین رات بن چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو ارحم خانزادہ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے خود کو اس کے حصار سے الگ کیا تھا اور پھر واش روم میں گھس گئی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ ارحم خانزادہ کی محبت کی چھاپ تھی۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارحم خانزادہ بھی گزشتہ رات کے لمحات یاد کر کے اپنے وجود میں عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس نے کس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ بار بار اس کا دل مچل رہا تھا۔ جیسے فریش ہو کر ریشم واش روم سے باہر نکلی تو اس کا نکھرتا سراپا شرماتا چہرہ اور گیلے گھنے بال دیکھ کر ایک بار پھر ارحم کی نیت بدلنے لگی۔ وہ اس لڑکی سے خود کو دور رکھ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ اسے پھر سے بازوں میں بھیج چکا تھا۔ ریشم ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی نہا کر آئی ہوں۔ ارحم اس کے کان کی لو کاٹ کر کہنے لگا کہ دوبارہ سے نہا لینا، یہاں پر پانی کی قلت نہیں ہے، اگر کہو گی تو خود نہلا دوں گا۔ اس کی اس بے باک بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر ارحم نے اس کے وجود پر شدتیں لٹانا شروع کر دی تھی اور پھر جب تک اس کا من نہیں بھرا تھا وہ اس سے الگ ہوا ہی نہیں تھا۔ ریشم کے وجود میں اس کی محبت دوڑنے لگی تھی، اسے ارحم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت محسوس ہونے لگی تھی۔
वो पूरा दिन वो इसके साथ ही रहा था। जब जब उसका दिल करता वो इसे अपनी बाहों में समेट लेता और वो बगैर कुछ कहे अपना आप उसे सौंप देती थी। इस रात अरहम तैयार होकर जाने लगा तो रेशम थोड़ी हड़बड़ा गई थी। कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं? अरहम कहने लगा कि आज सारा दिन और रात में तुम्हारे साथ गुजार चुका हूँ, अब मुझे जरताशा के पास जाना है। कल रात भी वो अकेली कमरे में थी, उसे रात को अंधेरे से डर लगता है और आज तो मौसम भी खराब है, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे तो वो घबरा जाएगी। एक पल को रेशम का चेहरा उतरा था, क्योंकि अंधेरे और तन्हाई से तो उसे भी डर लगता था। उसका चेहरा उतरा देखकर अरहम उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा क्या मसला है? वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आप मुझे इस घर में नहीं लेकर जा सकते क्या? मुझे भी अकेले रहने से डर लगता है, इतना बड़ा घर है, मैं अकेली कैसे रहूंगी? प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मैं वहाँ किसी को कोई तंग नहीं करूंगी। वही बार बार अम्मू जान भी उसे यही कह रही थी कि इस लड़की को यहाँ ले आओ। यूं इसे वहाँ अकेला छोड़कर जाना अरहम को भी मुनासिब न लगा, इसलिए वो रेशम को अपने साथ ही लेकर आया था। अम्मू जान ने जब रेशम को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो देखती रह गई। ये लड़की वाकई में चांद का टुकड़ा थी। बहुत कम वक्त में ही रेशम और अम्मू जान की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अम्मू जान उसे हर छोटी से छोटी बात कहती और रेशम भी कभी उनके पांव दबाती, कभी उनके सर का मसाज करती तो कभी उनके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करती थी। उसे अम्मू जान से एक अजीब सी अनसियत महसूस होने लगी थी। वहीं अपनी अम्मू जान के चेहरे पर रौनक देखकर अरहम भी खुश हो गया था, जबकि जरताशा दिन ब दिन घर में आती रौनक देखकर जलन महसूस करने लगी थी। इस रोज जब अरहम घर आया तो सीधा जरताशा के पास ही आया था। कहने लगा कि हर वक्त कमरे में ही रहती हो, व्हील चेयर पर कमरे से बाहर आ जाया करो, ताज़ा हवा खाया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तुमने खुद को इस कमरे तक ही लॉक करके रख दिया है। इस पर जरताशा की आंखों में आंसू थे। कहने लगी कि आपको क्या खबर मेरे अंदर किस कदर वीरानी है। आपकी शादी को 1 महीना होने वाला है और ये मैं ही जानती हूँ कि अपने शौहर को किसी और के सपुर्द करना कितना मुश्किल होता है। अरहम उसे कहने लगा कि क्यों ऐसी बातें करती हो, पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी मनचाही बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ एक मजबूरी है। लेकिन जरताशा रोते हुए कहने लगी, मैं कैसे मान लूं, आप तो मर्द हैं। मर्द को इसलिए 4 शादियों की इजाजत दी गई है क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी होती है। उसे जो लड़की अच्छी लगे वो उसी के साथ गुनाह के बारे में सोचने लगता है। कल को वो आपके बेटे की माँ बनेगी, आपको वारिस देगी, फिर क्या होगा? मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह इस घर से अम्मू जान निकाल देंगी। वो मुझे पहले पसंद नहीं करती, मुझे इस घर में कोई भी नहीं रखेगा, हाथा कि आपका ध्यान भी अपनी दूसरी बीवी और बच्चे की तरफ हो जाएगा। अरहम उसे यकीन दिलाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जरताशा कहने लगी, मुझे तभी यकीन आएगा जब आप ये घर मेरे नाम कर देंगे। इतना सुनना था कि अरहम उसका चेहरा देखने लगा। कहने लगा, जरताशा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ये घर तुम्हारे नाम कैसे कर सकता हूँ? जरताशा कहने लगी, जब आप ये घर मेरे नाम करेंगे तभी मुझे सुकून आएगा। मैं जिसकी टांगे काम नहीं करती, भला वो आपका घर लेकर कहाँ भाग के जा रही है? बस कल को अम्मू जान मुझे इस घर से निकाल तो नहीं सकेंगी। सुनकर अरहम एक पल को खामोश हो चुका था। फौरन जरताशा का माथा चूम कर कहने लगा कि मेरा घर, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम पर कुर्बान। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं बस जल्द ही पेपर्स बनवाता हूँ और फिर ये घर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। ये सुनकर जरताशा भी खुश हो चुकी थी। वहीं रेशम की तबीयत भी कुछ दिन से ठीक नहीं थी। अभी अभी वो अम्मू जान के लिए सूप बना कर ला रही थी जब एकदम से उसे चक्कर आ गए। इससे पहले कि ट्रे उसके हाथ से छूट कर गिरती, फौरन उसे अरहम ने सहारा दिया था। जब से उसे इस घर में लेकर आया था तब से उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बल्कि वो जरताशा के साथ ही ज्यादा वक्त रहता था। अपनी मोहब्बत को उसकी पहली बीवी के साथ देखकर रेशम के दिल पर छुरियां चलती थी, लेकिन फिर भी वो फीका सा मुस्कुरा देती। उसने धीरे धीरे ये असलियत कबूल कर ली थी कि वो दूसरी बीवी है और अरहम कभी उसे वो हक नहीं देगा जो कि जरताशा का है। वो दूसरी है और सिर्फ औलाद के लिए इस घर में लाई गई है। अरहम का यूं उसे पकड़ने पर वो इसकी तरफ देखने लगी। अम्मू जान फौरन से अपने पास बिठा कर कहने लगी कि अरहम बेटा, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर अरहम भी थोड़ा फिक्रमंद हुआ था। रेशम फौरन कहने लगी कि नहीं नहीं, बस आजकल गर्मी काफी है ना, तो इसलिए मुझे लगता है बीपी लो हो गया होगा।
अम्मू जान फौरन कहने लगी कि ऐसे कैसे बीपी लो हो गया होगा। मुझे तो लगता है कि खुशखबरी है तुम्हारी, और अरहम की शादी को 1 महीना तो हो ही गया है। ये सुनकर रेशम का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। वहीं अरहम के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आई थी। जब रेशम बार बार इनकार करने लगी तो अरहम उसे कहने लगा कि क्यों जिद पकड़ ली है तुमने। जब अम्मू जान कह रही हैं तो चली जाओ, जो भी शकूक व शहबात हैं वो धुल जाएंगे। यूं ही वो इसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सारे रास्ते उंगलियां मरोड़ती रही। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कहने लगी कि मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो अरहम की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। शुरू से उसे ख्वाहिश थी कि वो बाप बने, लेकिन शादी के फौरन बाद जब उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार जरताशा से किया तो वो इसकी बात की नफी कर चुकी थी। कहने लगी कि मुझे भी माँ नहीं बनना, मुझे अपना करियर सेट करना, एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, और ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो उसका फिगर खराब हो सकता था। उसकी मर्जी को अहमियत देते हुए अरहम ने अपनी ये ख्वाहिश अपने दिल में दबा ली थी। मगर अब जैसे उसे खबर मिली तो वो फौरन रेशम को अपने सीने से लगा गया। कहने लगा कि तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। रेशम शर्मा गई। जरताशा इस रोज काफी अरसे बाद अपने कमरे से व्हील चेयर पर बाहर निकली थी। अम्मू जान के पास ही बैठी थी जब अरहम रेशम को थाम कर घर में दाखिल हुआ। जरताशा के तो तन बदन में आग लग गई। अरहम मुस्कुराकर कहने लगा कि अम्मू जान मुबारक हो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। यह सुनकर अम्मू जान की आंखों में आंसू आ गए थे। फौरन अपने बटुए से 1000 का नोट निकालकर सबसे पहले तो रेशम और उसके पेट पर पैसे गोल गोल घुमाकर नजर उतारी थी, और फिर वो नोट मुलाजमा को थमा दिया कि बाहर किसी भिखारी को दे आओ। अपनी बहू को सीने से लगाकर वो दुआएं दे रही थी, जबकि जरताशा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरने लगी। वो अरहम को रेशम के साथ खड़ा देखकर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही थी। फौरन व्हील चेयर घुमाकर कमरे में चली गई। अरहम ने जब ये देखा तो उसके पास आया था। कहने लगा कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी औलाद हो, मैं बाप बन जाऊं। ये बच्चा जब दुनिया में आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। ये सुनकर जरताशा फट पड़ी थी। उसे इस बच्चे से शदीद नफरत महसूस होने लगी थी, जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया था। गुस्से से कहने लगी, मैं किस लिए किसी और की औलाद को पालूं? जो इसे इस दुनिया में लाएगी वही पालेगी ना। मैं जो खुद को संभाल नहीं सकती वो दूसरों की औलाद पालती फिरूंगी। भूल है आपकी। जरताशा वो एकदम से धाड़ी थी। अरहम उसका चेहरा देखने लगा। कहने लगा, जरताशा ये तुम क्या कह रही हो? जरताशा अपने बाल नोच कर कहने लगी, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था ये सब कुछ होगा। तुमने अपने हाथों से उसे थाम रखा था। मुझे हाथ अब मत लगाओ। बस अब मुझे कचरा समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे अपनी असलियत पता चल चुकी है। अब मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। अम्मू जान और रेशम ने जब ये आवाजें सुनी तो वो भी कमरे में आ चुकी थी। रेशम फौरन कहने लगी कि आप ऐसी बातें मत करें, आपसे आपका कुछ भी नहीं छीना। लेकिन जरताशा फौरन कहने लगी कि चुप हो जाओ, तुम कोई हक नहीं रखती हमारे बीच बोलने का, समझी तुम? बहुत जल्द मेरे शोहर को मुझसे छीन लोगी, मुझे पता है। वो अरहम से कहने लगी कि मुझे ये घर अपने नाम चाहिए, बस, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अरहम को समझ नहीं आ रही थी कि वो जरताशा को कैसे समझाए। अम्मू जान कहने लगी, ये क्या तरीका है? मुझे ये लड़की मेरा वारिस दे रही है जो तुम मुझे इतने सालों से नहीं दे सकी। अब ये लड़की मुझे खुशी देने जा रही है तो तुमने अलग ड्रामा मचाना शुरू कर दिया। खबरदार मेरे घर में कोई नहुसत फैलाई तुमने तो ये घर मेरे बेटे का है और उसके बाद उसकी औलाद का होगा। तुम्हें किस खुशी में ये घर दे दे? जरताशा के अंदर उबाल पड़ने लगे थे। इस कदर वो गुस्से में आ चुकी थी कि अपना सच खुद ही उगल कर कहने लगी, मैं कह रही हूँ बुढ़िया, अपनी जुबान बंद रखो। पता नहीं कितने लोग मार कर फिर मरेगी। तो जैसे मरी पड़ी है, जिस घर में हो उसमें बहुएं कभी राज कर ही नहीं सकती। मैंने इस दौलत, पैसे और स्टैंडर्ड के लिए शादी की थी। अरहम से मुझे ये जायदाद अपने नाम चाहिए, क्योंकि अरहम की जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मुझे बच्चे कभी चाहिए ही नहीं थे, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से पेपर्स पर साइन करके डॉक्टर को बोला था कि मेरी बच्चा दानी निकाल दो। और तुम्हें लगता है कि मैं इस हादसे के बाद माँ बनने से महरूम हो गई? हरगिज नहीं। मैंने खुद शादी से पहले ही अपनी बच्ची दानी निकलवा दी थी ताकि ये बच्चे मेरे फ्यूचर के आगे ना आए। जैसे ही हकीकत अरहम ने सुनी तो उसका वजूद कांप चुका था। इतने सालों से जरताशा उसे धोखे में रख रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए और इस जायदाद के लिए। इसने अपने वजूद से माँ बनने की सलाहियत खत्म की थी।
اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، اور شاید یہ اسی کی سزا تھی کہ آج وہ اتنے سالوں سے معذور بنی ہوئی تھی اور مرتے دم تک اسی حالت میں رہنے والی تھی۔ ارحم کو شدید غصہ آیا تھا۔ زرتاشا سے کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ ہاں کیا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف پیسے سے مطلب ہے، پیسہ چاہیے اور بس چاہیے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ میرے نام کر دو ورنہ میں تمہاری اس دوسری بیوی کو سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ آگے بڑھ کر ارحم اس کے منہ پر ایک سنسناتا ہوا تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے میرے جذبات سے کھلواڑ کیا۔ میں تمہارا پچھلے 5 سال سے یہ ڈرامہ دیکھتا رہا اور تمہیں میری دولت سے محبت تھی۔ تم تو پہلے اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہو، لیکن اب ایک سزا تمہیں میں دوں گا۔ تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس دولت کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی میں اس سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارحم نے اسے طلاق دیتی تھی۔ زرتاشا تو بدھ بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے اس نے ارحم کو دھوکے میں رکھا تھا اور آج پل بھر میں ارحم اس سے الگ ہو چکا تھا۔ وہ امو جان کو گالیاں دے رہی تھی اور ارحم اسے گھر سے باہر نکلوا چکا تھا۔ ہاں، جاتے جاتے ایک احسان کر دیا تھا کہ ڈرائیور کو کہہ کر وہ اسے اس کے گھر پہنچوا چکا تھا۔ چند روز بعد طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے تھے۔ ریشم اس معاملے میں بالکل چپ چاپ تھی۔ زرتاشا جیسی لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ ارحم جو کچھ دن پہلے خوش تھا اب ڈپریشن میں جانے لگا تھا، مگر جیسے جیسے امو جان نے اسے سمجھایا، اس کے ہونے والے بچے کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی، تو وہ اپنے بچے کا سوچ کر پھر سے جینے لگا تھا۔ ان 9 ماہ میں اس نے ریشم کا بہت خیال رکھا تھا۔ 9 ماہ بعد جب وہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اسے 2 بچے لا کر تھمائے تھے۔ ریشم نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ امو جان اور ارحم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ فوراً صدقے کے بکرے دیے گئے، غریبوں میں کھانا بٹوایا گیا اور امو جان خوشی سے نہال ہو رہی تھی، بار بار ریشم کو چوم رہی تھی۔ دونوں بچے تندرست تھے۔ بچوں کو دیکھ کر ارحم پھر سے جی اٹھا تھا اور اس کے دل میں ریشم کی جگہ بننے لگی۔ ریشم تو پہلے دن سے ہی اس سے والہانہ محبت کرتی تھی، اب ارحم بھی اسے اپنی منچاہی بیوی کا درجہ دے کر اپنے بچوں اور امو جان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو ریڈرز، آپ کو آج کا یہ ناول کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کیا ارحم نے زرتاشا کو طلاق دے کر ٹھیک کیا، یا پھر اسے زرتاشا کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر کے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا؟ اگلا ناول آپ کس ٹاپک پر پڑھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔